हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखे थे। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल हमको पढ़ना था कि भूगोल के बारे में क्यों पढ़ते हैं और भूगोल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लिए थे। और आज हम लोग इसका सेकेंड चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये क्या करेंगे कि हम दो थ्योरी आपको समझाएंगे, उसके बाद उसको हम लिख देंगे, उसका आप नोट्स बनाएंगे। फिर अगला हम दो थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद उस तरह से आप लोग नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अगर थ्योरी लिख देते हैं तो फिर समझाने में हमको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए पहले आपको ये जो नेबुलर परिकल्पना क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, और भटकते हुए तारे का सिद्धांत क्या था इसके बारे में पढ़ लेंगे। ये दोनों पढ़ने के बाद हम इसका लिख देंगे, आप फिर बना लेंगे। उसके बाद फिर हम अगला दो थ्योरी आपको समझाएंगे। इस तरह करके हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा समझाना ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ करेंगे। पहले हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे होती है। जैसे कि हम लोग का 11th में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, भौतिक भूगोल पढ़ना है ना। तो उसमें क्या है कि आपको पूरे पृथ्वी की संरचना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तारों का उत्पत्ति, ग्रह का उत्पत्ति, ये सब होता कैसे है, और धीरे धीरे करते करते हम लोग फिर कहाँ पहुँचेंगे, आपको जो भारत है और भारत के संदर्भ में जितना पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे। पहले हम लोग इस पृथ्वी को पढ़ लेते हैं कि आखिर ये जो पृथ्वी था, ये पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, अर्थ एक ग्रह है। अच्छा, इस ग्रह का निर्माण कैसे होता है। ये ग्रह आपके सूर्य के चारों तरफ घूमता है, सूर्य के पास जो घूमते हैं उसको हम सौरमंडल बोलते हैं। इस सौरमंडल का निर्माण कैसा होता है। अच्छा, इस सौरमंडल कहाँ पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो ये सारे चीज को हम लोग एकदम शुरुआत से जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है तो उस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, फिर तारा का गठन पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग सूर्य के जो है उसके संदर्भ में सारी चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सूर्य का निर्माण कैसे होता है, ये सूर्य बना कैसे, सूर्य क्या है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो इसका जो पहला जो है वो नेबुलर परिकल्पना दिया गया। ये दिया गया था आपके दो पहले ये दिए थे इमानुअल कांट। इमानुअल कांट थे, इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था नेबुलर परिकल्पना। तो इसके इन्होंने कहा था कि ये नेबुलर परिकल्पना होता क्या है। अच्छा, पहले सबसे पहले कि ये नेबुलर क्या होता है। तो नेबुलर जो होता है उसको हम लोग हिंदी में अगर बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं निहारिका। ये निहारिका क्या होता है, निहारिका एक क्या है, एक आपको धूल जो होता है ना, धूल कणों से निर्मित एक गैस का गोला। जैसे मतलब कि ये पूरा धूल था और ये धूल कण था। इस धूल कण के निर्माण से एक क्या बनता है, एक आपको सर्कल टाइप का, गोला टाइप का चीज बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निहारिका। और इसके अंदर हम लोग को पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम सूर्य के संदर्भ में पढ़ें तो आप को पता है कि सारे तारा जो है, जितने भी तारा हैं, सूर्य क्या है, एक तारा है। तो सूर्य जितने भी तारे हैं, जैसे सूर्य एक तारा है, और ऐसे ऐसे जितने भी तारों का निर्माण हुआ है, तो उन सभी तारों का निर्माण एक धूल कण के एक गोले से हुआ है। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नेबुलर या निहारिका क्या होता है, तो आप बताएंगे कि धूल कणों से निर्मित एक गोला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। और इस निहारिका के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। और यही हाइड्रोजन जो है वो किस में जलता है, हीलियम में जलता है। जब हाइड्रोजन जलने लगता है, हाइड्रोजन का संलयन हो जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम का जब संलयन होता है तो वो क्या बनाते हैं, एक मतलब अग्नि, मतलब जलते हैं। और इसी के जलने के कारण क्या होता है, आपको सूर्य से ताप मिलता है, आपको और भी जितने भी तारे हैं उनसे क्या होता है, उनसे हमको वो जलते हैं तो उनसे हमको ऊर्जा मिलता है, उससे हमको लाइट मिलता है। तो हमारा जो सबसे नजदीकी, जो पृथ्वी के संदर्भ में बात करें, जहाँ हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो इससे सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन ग्रह है, वो सूर्य है।
वो कौन है? सूर्य है। और ये सूर्य से ही हमको क्या मिलता है? लाइट मिलता है। जितने भी प्रकाश मिलते हैं, जितनी भी एनर्जी मिलती है, हम ये सब किससे मिलता है? सूर्य से। तो हम किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? सूर्य के संदर्भ में। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। इसका निर्माण कैसे हुआ? निहारिका से हुआ या नेबुलर परिकल्पना से हुआ। और इस नेबुलर परिकल्पना क्या है? तो एक धूल कणों से निर्मित एक गोला को हम लोग क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। और इस निहारिका, ये सूर्य से हमको लाइट कैसे प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से। तो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से क्या बनता है? संलयन क्या होता है? जुड़ना। हाइड्रोजन का हीलियम में जलना, ये क्या कहलाया? संलयन कहलाया। एक दूसरे से आपस में जुड़ जाना, ये क्या कहलाया? संलयन। और यही जलता है, और इसी जलने के कारण क्या होता है? हमको लाइट मिलता है। तो आपको ये सूर्य के बारे में पता चल गया। अच्छा, सूर्य कोई ऐसा नहीं है जैसे पृथ्वी पे सतह है ना, जहाँ धरती है, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो ये मिट्टी वगैरह मिलता है ना, एक ठोस सरफेस है। लेकिन सूर्य का जो सरफेस है वो ठोस नहीं है। कैसा है? वो एक धूल कणों से निर्मित एक गोला है। वहां पे कोई सतह नहीं पाया जाता है। वो सिर्फ आपको एक आग का गोला है। आग कैसे बना? तो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से। ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग नेबुलर परिकल्पना। सबसे पहला इस चीज को यही बताया गया कि क्या है? सूर्य का निर्माण ऐसे होता है। यानी पहला तारा का निर्माण, सारे तारों का निर्माण कैसे हुआ? इस तरह से हुआ, ये इमानुएल कांट के द्वारा। अब बाद में इसी चीज को लाप्लास जो थे, लाप्लास जो थे, इन्होंने क्या किया था? इस थ्योरी को क्या किया था? समर्थन दिया था कि हाँ ठीक है, ये जो इमानुएल कांट बता रहे हैं कि कैसे ग्रहों का निर्माण, तारों का निर्माण हुआ है, तो ये चीज का इन्होंने आपको समर्थन किया था। तो ये समझ गए होंगे नेबुलर परिकल्पना क्या है। नेबुलर परिकल्पना से किस चीज का निर्माण हुआ, ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब दूसरे जो है वो दिया गया था भटकते हुए तारे का सिद्धांत। अब क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि अब जो ग्रह का तो निर्माण हो गया, लेकिन ये तारा का तो निर्माण हो गया, लेकिन ग्रह का निर्माण कैसे हुआ? ये सारी चीज आप समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग सौरमंडल में पढ़ते हैं कि एक सन है, और सन के आसपास क्या है? पृथ्वी, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। यहाँ पे बुध हो गया, यहाँ पृथ्वी, शुक्र हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। ये हमारे सौरमंडल के भाग हैं। तो ये क्या है? सन क्या है? तारा है। और ये जितने भी इसके आसपास घूम रहे हैं, ये क्या है? तो ये ग्रह है, सूर्य के ग्रह हैं। तो हम लोग पढ़ लिए कि सूर्य का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इन ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। इस ग्रह के निर्माण के बारे में इन्होंने सबसे पहला थ्योरी दिया गया था 1900 ईस्वी में। आपको 1900 ईस्वी में ये दिया गया था भटकते हुए तारे का सिद्धांत। तो इस भटकते हुए तारे का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वंडरिंग स्टार थ्योरी। तो वंडरिंग स्टार थ्योरी के बारे में हम लोग थोड़ा देख रहे थे। इनका कहना था, ये आपको भटकते हुए तारे का सिद्धांत आपको दिया गया था चेम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। तो चेम्बरलिन, यहाँ पे चेम्बरलिन और मोल्टन, ये चेम्बरलिन और मोल्टन किस चीज का दिए थे? भटकते हुए तारे का सिद्धांत दिए थे। तो इनका क्या कहना था, इसको मैं मिटा देता हूं, मैं इसके बाद थ्योरीज का लिखवा दूंगा, आप लोग क्लियर कर लेंगे। इनका कहना था कि एक बहुत बड़ा तारा था, बहुत बड़ा तारा था, सूर्य से मतलब लाखों गुना बड़ा था। और वो क्या हुआ कि वो इस गोले के सामने आता है। जैसे ये सूर्य बन गया। अच्छा, इस सूर्य के पास एक बहुत बड़ा क्या हुआ? तारा आया। और ये तारा क्या था? ये बहुत तेजी से घूम रहा था। अच्छा, दो चीज अगर बहुत तेजी से घूमे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। अगर फिजिक्स, अगर आप लोग थोड़ा सा भी साइंस पढ़े होंगे तो इस चीज को जानते होंगे कि दो चीज को अगर बहुत तेजी से घुमाया जाए तो क्या होगा? उसके बीच क्या हो जाता है? एक दूसरे, एक खिंचाव बल काम करता है। उसी तरह इन्होंने बताया कि एक और तारा था, बहुत बड़ा तारा था, और ये तारा आया किसके पास? सूर्य के पास। और सूर्य क्या है? एक गैस का गोला है, मतलब धूल कणों का गोला है। जब ये सूर्य के पास आया तो यहां से क्या हुआ कि कुछ धूल कण और क्या हुए? कुछ धूल कण हाइड्रोजन हीलियम को ये क्या कर लिया? खींच लिया अपने तरफ। और खींच के ये तारा
ऐसे आया, फिर ऐसे आया और ऐसे आया और फिर ये कहीं चला गया, ठीक है। और ये जो धूल कण था ये अब सूर्य के आसपास घूमने लगा। समझ रहे हैं ना कि ये जो तारा था ये सिगार टाइप का बताया जाता है कि ये सिगार टाइप का निकला था। सिगार जो इस टाइप का होता है, तो ये सिगार टाइप का इसमें से खींच लिया और ये जो था वो ये सूर्य के आसपास घूमने लगा। अच्छा, ये घूमते घूमते ये बहुत लंबा था, मतलब इसका जो खिंचाव था वो बहुत लंबा खींचा हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये घूमने लगा। अच्छा, घूमने के बाद ये क्या हुआ कि ये सारे धूल कण थे जो इस प्रकार से इस सिगार टाइप का खिंचाया गया, तो ये क्या था, एक धूल कणों का संयोजन था जो ऐसे खिंचाया। इस खिंचाने के बाद क्या होता है कि ये घूमने लगता है सूर्य के चारों तरफ। अच्छा, सूर्य के तरफ चारों तरफ घूमते घूमते ये धीरे धीरे लाखों साल के बाद, लाखों करोड़ों सालों के बाद ये क्या होता है कि इसका थोड़ा सा एट्रैक्शन होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर क्या कीजिए कि आप जो बहुत धूल हो, बहुत धूल हो, वहाँ पे एक डंडा ले लीजिए, मतलब कोई स्टिक ले लीजिए और उसको इस तरह से घुमाइए। धीरे धीरे घुमाएंगे तो देखेंगे कि वो जो पहले क्या होगा कि पहले चारों तरफ ये धूल कण उड़ेंगे, लेकिन एक समय के बाद अगर 2-3 मिनट घुमाते हैं तो वो क्या होगा, एक निश्चित शेप ले लेगा, निश्चित शेप ले लेगा। और निश्चित शेप के साथ साथ क्या होगा कि वो जितने भी आप घुमा रहे हैं धूल को, वो एक दूसरे के एक फिक्स मोशन में आकर के, एक फिक्स गति में आकर के सट जाएंगे। इसी तरह क्या हुआ कि ये जब घूम रहा था तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक दूसरे के संपर्क में मतलब ज़्यादा सघन होने लगे। मतलब सघन का मतलब होता है कि एक दूसरे के पास आने का। उसी तरह ये सारे कण एक दूसरे के पास आने लगे। लाखों सालों के बाद ये जो सिगार टाइप का जो इसमें से खिंचाया गया था वो क्या हुआ, एक गोले का रूप ले लेता है ये और धीरे धीरे ये धूल कण क्या होते हैं, दबते जाते हैं और यहाँ सरफेस का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह किसका निर्माण हो गया, इस तरह निर्माण हो जाता है हमको किसका, ग्रह का। तो पहला ग्रह का निर्माण जो है इस प्रकार से हुआ। ये किनका कहना था, ये भटकते हुए तारे का सिद्धांत का कहना था। ये चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा इस चीज को बताया गया था। तो इन्होंने कैसे बताया आपको ग्रह का निर्माण, तो इस तरह बताया। तो आप समझ गए कि तारे का निर्माण किस प्रकार से हुआ, मतलब हमारे सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, और सूर्य के बाद फिर ग्रह का जो पहला ग्रह था वो किस प्रकार से निर्माण हुआ। तो वो हुआ आपको भटकते हुए तारे के रूप में आपको इसका निर्माण हुआ। तो ये दोनों चीज आप समझ चुके होंगे। अब ये जो दो थ्योरी था, ये दो थ्योरी आप समझ गए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, अब नया जो आधुनिक सिद्धांत दिया गया, ये तो आपको शुरुआती जो सिद्धांत दिया गया जब इसके बारे में पढ़ा गया कि ये जो आपको ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज का जब पता लगाने का कोशिश किया गया, इन दोनों के द्वारा ये दिया गया था। लेकिन अब हमारे आधुनिक जो वैज्ञानिक हुए वो क्या इसके बारे में कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उन्होंने इस चीज के बारे में क्या कहा था। अब हमारा आधुनिक सिद्धांत क्या था ये देखते हैं। इसका जो आधुनिक सिद्धांत था ये आपको उस समय हमको पता चला जब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडविन हबल। इनका नाम क्या था, वैज्ञानिक का नाम एडविन हबल। ये 1920 में एक टेलीस्कोप बनाते हैं। मतलब क्या है, एक दूर देखने वाला, सूक्ष्मदर्शी को देखने वाला एक इन्होंने हबल टेलीस्कोप बनाया, जिसका नाम क्या था, हबल टेलीस्कोप, इन्हीं के नाम पे रखा गया। तो इन्होंने 1920 में दिया कि एक हबल टेलीस्कोप बनाया और ये देखने लगे कि ये यहाँ से सूर्य के एक फिक्स जगह पे, जैसे उन्होंने ब्रह्मांड में ये लगा करके और छोड़ दिए टेलीस्कोप में। फिर इन्होंने धीरे धीरे ये देखे कि क्या होता है कि एक ग्रह जो है ना दूसरे ग्रह के
दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे करके ये ग्रह क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे कि अगर ये सन है और सन के पास अगर एक ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है, तो अगर इसकी दूरी और इसकी दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, इनके बीच फैलाव हो रहा है, इनके बीच क्या हो रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो इन्होंने बताया कि सारे ग्रहों का जो दूरियां हैं वो हमेशा क्या होती हैं, हमेशा बढ़ते रहती हैं, यानी बदलते रहती हैं। तो इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, और इन्हीं के थ्योरी पर एक बाद में एक थ्योरी आया जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्या था, जब ये कह रहे हैं कि जब एक ग्रह दूसरे ग्रह से दूर जा रहा है तो कभी ना कभी एक समय ऐसा होगा ये सारे ग्रह एक पास में होंगे। ऐसा हो सकता है ना कि जब सारे ग्रह जो हैं एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो एक ऐसा भी समय होगा कि बहुत पहले अगर चाहें तो ये सारे ग्रहों का जो दूरी था वो बहुत कम होगा। अच्छा, उससे भी पहले जाए तो और कम होगा। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले एक छोटा सा बिंदु के आकार में, इस आकार में सारे ग्रहों का, सारे जो ग्रह थे वो एक बिंदु और एक तारों का जो समूह था वो एक बिंदु के आकार में क्या था, बिंदु के आकार में ये स्थापित थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनके बीच फैला हुआ और एक इसमें क्या हुआ, सबसे विस्फोट हुआ जिसको बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। और तो बिग बैंग सिद्धांत क्या था, बिग बैंग सिद्धांत ये था कि सारे जो ग्रह हैं वो कैसे हैं, एक ठोस एक बिंदु के आकार में थे। जैसे इनका एक आपके बुक में इस प्रकार से फिगर भी बनाया गया है कि पहले क्या थे। देखिए, जब अभी जो है, मान लीजिए कि ये दो ग्रह हैं, ठीक है, इन दो ग्रहों के बीच की दूरी बढ़ रही है, धीरे धीरे देख रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ दोनों ग्रह थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, तो यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ दूरी बढ़ रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन एक समय तो होगा जहाँ पे ये पूरे क्या होंगे, एक बिंदु में समा गए होंगे। इसी को बोला गया ब्लैक होल, और इसी ब्लैक होल में विस्फोट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो ये ब्लैक होल का विस्फोट हुआ, फिर इस जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ, और ये ग्रह फिर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से भाग रहे हैं। तो ये क्या था, ये आधुनिक सिद्धांत था, और ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि एडविन हबल के द्वारा हबल टेलीस्कोप खोजा गया 1920 में, और इन्होंने ये सारे सिद्धांत को बताया था। तो इन ग्रहों के बीच क्या होता है, हमेशा दूरी बढ़ते रहता है। ये चीज आप याद रखेंगे, इस सारे चीजों का नोट्स बनवा देंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। आपको पहले समझ लें कि क्या ये थ्योरी कहता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या था, आधुनिक सिद्धांत था, और इस आधुनिक सिद्धांत के बारे में हमको ये कहा गया। अब एक चीज अगर मैं आपको समझाऊं कि ये जितने भी आपको ग्रह हैं, अगर मान लीजिए कि ये ग्रह है, ठीक है। अच्छा, ये अगर मान लीजिए कि दो बड़े बड़े अगर गोला है, मिट्टी का ही गोला है, उसको क्या करें कि अगर हम छोटा करते जाएं, उसको अगर हम दाबते जाएं, अगर उसका शेप फिक्स है, उसमें से कुछ निकाल करके नहीं, उसको दाबते हैं, तो दाबेंगे तो वो क्या होगा, सारे कण एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के बीच में सट जाएंगे। अच्छा, अगर उसको इतना दाब दिया जाए कि वो छोटा बिंदु के आकार में हो जाए, तो समझिए कि वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको घनत्व जो होगा, उसके बीच की दूरी होगी, दो कोनों के बीच की दूरी होगी, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हो जाएगा। उसी तरह ये जो था, ये जो बिंदु बना, ये ब्लैक होल बना, इसका घनत्व जो था वो अनंत था। इसका घनत्व कैसा था, इसका घनत्व अनंत था। इसका जो तापमान था, तापमान भी अनंत था। ये सारे चीज इसके क्या थे, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ब्लैक होल का अगर एक चम्मच अगर हम क्या करें, उसकी मिट्टी लेकर के पृथ्वी पे आए, तो 1000 हाथियों के वजन के बराबर होगा। इतना ये क्या हो गया, ये इतना कॉम्पैक्ट और टाइटली पैक्ड हो गया। और इसके फटने के बाद, जो हम लोग महाविस्फोट का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो इसके फटने के बाद क्या हो गया, इन सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये थ्योरी क्या कहलाया, ये हमारा क्या कहलाया, आधुनिक थ्योरी आपको कहलाया।
अच्छा, ये जब आपको ब्लैक होल जब फटता है, ये ब्लैक होल जब फटता है तो पहला जो ग्रह का निर्माण होता है, ये पहले ग्रह का निर्माण 3 मिनट में हो गया था। तो ये आप याद रखेंगे कि 3 मिनट में पहले ग्रह का निर्माण कितने समय में हो गया था। तो पहले विस्फोट के 3 मिनट के अंदर पहले ग्रह का निर्माण हो चुका था। तो विस्फोट के 3 मिनट के पहले हमारा किसका हो गया था, आपको पहले ग्रह का निर्माण हो चुका था। तो ये सारे चीज आप समझिए, ये 3 मिनट में हो गया पहले ग्रह का। अच्छा, अब क्या है, इस 3 मिनट में जब ये महाविस्फोट होता है, तो महाविस्फोट होने के बाद क्या होगा, अगर कोई चीज अगर विस्फोट करता है, अगर आप क्या करें कि अगर कोई आप नीचे अगर क्या करते हैं, अगर कोई हम लोग दीपावली में क्या करते हैं, बम या पटाखा बजाते हैं ना, तो अगर हम उसको जमीन पे रख के बजाते हैं तो क्या होता है, वहाँ के धूल कणों को वो दूर तक फेंक देता है। उसी प्रकार से ये जब विस्फोट हुआ तो ये सारे जो उसमें से टुकड़ा था, वो सारे टुकड़ा का हुआ दूर दूर तक क्या हुआ, वो फैल गया। अच्छा, उस समय अगर कोई चीज़, जैसे कि अगर हम पटाखा बजाते हैं, उसके ऊपर अगर कोई हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई डब्बा रख देते हैं, कुछ रख देते हैं, तो उसके बाद वो फटने के बाद जब डब्बा दूर जाके गिर जाता है, उसको उठाते हैं तो वो डब्बा भी गर्म हो गया रहता है। तो उसी तरह जब विस्फोट हुआ तो ये जितने भी चीज आपको क्या थे, ये दूर दूर तक जो उसमें से कण, उसके टुकड़े बाहर गए थे, वो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी था, वो एकदम गर्म हो चुके थे। और ये गर्म होने के कारण वो धीरे वो क्या थे, एक गैस का गुब्बारा जो था वो बहुत फैल करके एक डिस्क के आकार में इस प्रकार से ये दूर दूर तक फैल गए थे। लेकिन उस समय ये गर्म थे। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई चीज़ गर्म होता है तो वो फैलता है। जैसे अगर हमको कोई लोहा को अगर उसको चिपटा करना होता है, उसको फैलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, आग पे उसको गर्म करते हैं, आग पे गर्म करके उसको पीट देते हैं तो वो फैल जाता है। थोड़ा सा भी उस पर और अगर बहुत उस पर क्या करें, उस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान दे दे तो वो लोहा गल भी जाता है। लेकिन अगर उसको हमको क्या करना है, उसी शेप में फिर जैसे गल गया, और गल के अगर मान लीजिए कि वो टूट के इस प्रकार से हो जाता है, और उसको वहाँ पे हमको उसी आकार में उसको देना है, तो हम क्या करते हैं, पानी में उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद वो जितना उस समय क्या होता है, उस समय जितना वो फैला हुआ होता है, उसी शेप में वो ठंडा होकर के फिर ठोस हो जाता है। मतलब कि जब कोई भी चीज़ गर्म होता है तो वो फैलता है, और कोई चीज़ अगर ठंडा होता है तो वो क्या होता है, सिकुड़ता है। तो जब ये क्या होता है कि जब फटे ये ब्लैक होल जब विस्फोट हुआ इसमें, तो ये क्या था, एक बहुत बड़ा डिस्क के आकार में बहुत सारे इसके कण जो थे, जो बाद में ग्रह का निर्माण हो गए, ये फट के बहुत अधिक दूर दूर तक चले गए। लेकिन धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों के बाद क्या हुआ, उसमें वो क्या हुए, वो ठंडा हुए, और ठंडा होने के बाद वो क्या हो गए, एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होने लगे, मतलब एक दूसरे से सटने लगे, और सटते सटते क्या करते हैं, सरफेस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब एक देखेंगे कि 1950 में हम ऑटो स्मिथ और कार्ल हेलिस्कर जो थे, इन्होंने दिया था द्वैतारक सिद्धांत। तो इनका द्वैतारक सिद्धांत क्या था, वही जो मैंने बताया कि कैसे हुआ। ये अगर सूर्य है, सूर्य क्या है, एक मतलब नेबुला है। नेबुला क्या है, एक धूल कणों का गोला, उसको हम लोग नेबुला बोलते हैं। अच्छा, उस नेबुला के अंदर क्या कौन से दो थे, हाइड्रोजन और हीलियम थे, जिनका क्या हो रहा था, संलयन हो रहा था, दोनों एक आपस में जुड़ रहे थे और क्या हो रहे थे, जल रहे थे। उसी ये चीज किस सिद्धांत में बताया गया है, द्वैतारक सिद्धांत में बताया गया, किनके द्वारा, ऑटो स्मिथ और कार्ल हेलिस्कर के द्वारा बताया गया 1950 में। और इन्हीं के कारण इन्होंने बताया कि ये क्या हुए, फिर हाइड्रोजन हीलियम के आकार में थे, और ये फिर इसमें से जो भी इसका इसमें से फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो कण थे, वो जो गैस के रूप में ये तो गैस तो ये दोनों हो गए, लेकिन ये जो धूल कण थे, इन धूल कणों का फिर क्या होता है, सघन होता है, इनमें से टूटता है, और टूटने के बाद किस चीज़ का निर्माण हो जाता है, ग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो ये कौन बताए थे, तो ये आपको बताए थे ऑटो स्मिथ और कार्ल हेलिस्कर। तो ये दोनों चीज़ आप द्वैतारक सिद्धांत भी समझ चुके होंगे, नेबुलर परिकल्पना भी समझ चुके होंगे, भटकते हुए तारे का सिद्धांत भी समझ गए कि बड़ा तारा आया और खींच के सिगार के रूप में फिर उसको घुमाते गया, फिर धीरे 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 क्या हुए, वो जो लंबा सिगार की तरह खिंचाया हुआ था, वो आपस में सट जाता है, एक ग्रह का निर्माण कर देता है।
फिर हम लोग पढ़े आधुनिक सिद्धांत, जिसमें हम लोग एडविन हब्बल के बारे में पढ़े। इन्होंने हब्बल टेलीस्कोप बनाया था। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, लेकिन एक समय था जो एक पास में ये क्या थे, एक बिंदु के आकार में थे, जिसको हम लोग ब्लैक होल बोले। और इसी ब्लैक होल में महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट के बाद क्या बनते हैं, ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये आधुनिक सिद्धांत में पढ़े। फिर हम लोग 1950 में ऑटो स्मिथ के बारे में पढ़े और कार्ल हेलिस्कर के बारे में पढ़े, जिन्होंने द्वैतारक सिद्धांत दिया था। द्वैतारक सिद्धांत हाइड्रोजन हीलियम का संलयन था और इन्हीं का क्या होता है, फिर आग के गोला में परिवर्तन होता है और इसी चीज से हमको क्या बनता है, इसी चीज से हमको ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये 4 थ्योरी था, ये आप समझ चुके होंगे। मैं इसका क्या करता हूँ कि अब नोट्स लिख देता हूँ और 2 सेकंड आपको 3 सेकंड टाइम दे देंगे। हम इसका क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका फेयर कर लेंगे। तो आप इसको पढ़ते रहिए। इसको हम लोग धीरे धीरे जितना आराम से हो सकेगा उसको आराम से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ आपके लिए नया होगा। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।